तो लास्ट क्लास में कंपनी लॉ में आपने सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन गो थ्रू की थी सर, कि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में यदि आप रजिस्टर्ड हो तो आप कंपनी की डेफिनेशन में कवर होंगे सर। आज कंपनी की पहली फीचर पढ़ेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक लाइन बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना। यदि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यानी आपने यदि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो कंपनी अलग पर्सन होगी और कंपनी के मेंबर अलग पर्सन होंगे। यदि कंपनी ने कुछ भी ऑफेंस किया तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार होगी, ना कि कंपनी के मेंबर्स। कंपनी खुद एक पर्सन है, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है। कंपनी जो भी काम करेगी, जो भी अच्छा बुरा बिजनेस करेगी, अपने नाम से करेगी। इनवॉइस देंगे, कंपनी का नाम लिखा होगा, किसी डायरेक्टर या मेंबर का नहीं। कंपनी खुद एक पर्सन है। कंपनी के ही मेंबर अपनी ही कंपनी से और भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई आम पब्लिक कर सकती है, क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है सर। आइए इसी फीचर को गो थ्रू करते हैं आज, और इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बाय इनकॉर्पोरेशन, कि जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जैसे ही आपकी कंपनी का कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, द कंपनी एक्वायर्स द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, यानी कंपनी खुद एक कॉर्पोरेट पर्सन है, विच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, जो कि अलग है। किससे अलग है? अपने मेंबर से। इसलिए एक सेपरेट एंटिटी होने के कारण कंपनी खुद अपने नाम से एसेट परचेज कर सकती है, मनी बोरो कर सकती है, या कोई भी और अदर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से कर सकती है। इसलिए कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एग्रीमेंट करेगी, ज्वाइंट वेंचर करेगी, सब कुछ अपने नाम से करेगी, ना कि अपने किसी मेंबर या डायरेक्टर के नाम से, क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है। इसलिए जो भी डीलिंग होंगी कंपनी के नाम से होंगी, किसी डायरेक्टर या मेंबर के नाम से नहीं। और कंपनी का मेंबर अपनी ही कंपनी से कोई अदर एग्रीमेंट भी कर सकता है, जैसे कोई और इंडिविजुअल कर सकता है। और कंपनी के एक्ट्स के लिए कभी भी मेंबर जिम्मेवार नहीं होंगे, चाहे उसने शेयर कैपिटल सारा परचेज कर रखा हो, लेकिन कंपनी के एक्टिविटीज के लिए कंपनी खुद जिम्मेवार हो। लास्ट लाइन और बताई है कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से होती है, ना कि शेयर होल्डर के नाम। ये दो पैराग्राफ सिंपल थ्योरी के थे, जो मैंने शायद समझाए कम है और ट्रांसलेट ज्यादा करवाए। और मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि समझ में आया क्या, तो आप बोलोगे ये सच, जबकि ये सच नहीं है। ठीक है, अब इनके मैं एग्जाम्पल पढ़ाता हूं आपको, 2 3 4 5 जितने एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल गो थ्रू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज। बहुत फेमस केस है, एक नाम चेंज करके बता रहा हूं, बहुत फेमस केस है वैसे सर। एक अनिल नाम का पर्सन है और एक मान लेते हैं इसकी वाइफ। अनिल और इसकी वाइफ, दो जनों ने मिलकर के कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। वैसे ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, और पब्लिक कंपनी होती तो 7। तो 2 मेंबर हैं तो प्राइवेट ही बना सकते हैं। 99% शेयर्स खुद अनिल ने खरीद लिए इस कंपनी के, और 1% शेयर अपनी वाइफ को दी। ये कोई जरूरी नहीं होता कि मेंबर के पास इक्वल होल्डिंग, 2 मेंबर होने चाहिए। तो 2 मेंबर हुए, ठीक है। शुरुआती कैपिटल अनिल ने और उसकी वाइफ ने इंट्रोड्यूस किया। पहला कैपिटल तो ओनर ही इंट्रोड्यूस करेगा। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ठीक ठाक चला। कुछ दिनों के बाद इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची कि और थोड़ा बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, तो कंपनी को फर्दर पैसे की जरूरी पड़ी। तो कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इश्यू किए सर, डिबेंचर इश्यूड। कंपनी ने अपने डिबेंचर इश्यू किए, और पता है सर डिबेंचर किसने खरीदे? सारे डिबेंचर अनिल ने ही परचेज कर लिए। यानी जो कंपनी का मेंबर है उसी ने कंपनी के डिबेंचर भी खरीद लिए। हाँ, खरीद सकता है, कंपनी अलग पर्सन है और मेंबर अलग पर्सन है। कोई और खरीदे तो आप खुद भी तो खरीद सकते हो। तो अब अनिल की कंपनी के साथ कितने रिलेशनशिप हो गई? 2। एक एज ए मेंबर
और दूसरी एज ए डिवेंचर। तो इसने एज ए डिवेंचर होल्डर भी कंपनी को पैसा दिया और एज ए मेंबर तो पहले ही दे दिया था। अब इसको हर साल डिविडेंड मिलेगा और इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। अरे लोन और डिवेंचर पर इंटरेस्ट देते हो और शेयर्स पे डिविडेंड। तो एक कंपनी हर साल अनिल को, क्योंकि अनिल डिवेंचर होल्डर है इसलिए इसको इंटरेस्ट देती है, डिवेंचर वाली अमाउंट का इंटरेस्ट और शेयर्स वाली अमाउंट पे डिविडेंड। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा अनिल के साथ भी हुआ और धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाना स्टार्ट हो गई और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हद से ज्यादा खराब हो गई और कंपनी डिसोल्यूशन की स्टेज पे आ गई। वाइंडिंग अप का नाम सुना होगा। वाइंडिंग अप बोल दो, लिक्विडेशन बोल दो, एक ही बात है। ये कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज पे आ गई। मैं एक बार इस वक्त की बैलेंस शीट बना रहा हूं जब कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज में है, उस वक्त की बैलेंस शीट बता रहा हूं आपको। एसेट्स बहुत कम बची हैं। एसेट्स मान लो बची हैं सिर्फ 40 लाख रुपीज की। और लायबिलिटी साइड की बात करूं तो शेयर कैपिटल, जो कि अनिल और अनिल की वाइफ ने इंट्रोड्यूस किया था, मान लेते हैं 2 लाख रुपए से शुरू किया था बिजनेस। उसके बाद में जो डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, डिबेंचर्स भी तो लायबिलिटी होती है ना, तो डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए थे। डिबेंचर्स इश्यू करके जैसे फॉर एग्जांपल पैसा लिया था 50 लाख रुपीज। और अदर क्रेडिटर भी तो हैं, उधार में सामान वामान लिया हुआ है, ये लगभग सब 80 लाख रुपीज के हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है। तो लायबिलिटीज तो खूब सारी हो गई और एसेट्स बची हैं 40 लाख की। वाइंडिंग अप प्रोसेस में एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। अरे ये तो मानोगे, जब भी आप कोई पार्टनरशिप फर्म को भी यदि डिसॉल्व करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो एक लिक्विडेटर ये तो करता है सारे काम। एसेट्स को सेल करो, तो एसेट्स को सेल करके कितना पैसा आया हाथ में, किसको दें पहले, बस इतना याद रखना, पहले लायबिलिटीज को मिलता है, शेयर होल्डर को लास्ट में मिलता है। वाइंडिंग अप में शेयर होल्डर को पेमेंट पहले मत दे देना, शेयर होल्डर को पेमेंट हमेशा लास्ट में। पहले लायबिलिटी का पेमेंट होगा जितना हो सकता है, लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद यदि पैसा बच गया तो शेयर होल्डर को। 40 लाख रुपए हाथ में, लेने वाले लोग आपके सामने हैं। पहले पेमेंट किसको दें? यदि आप लिक्विडेटर होते तो पहले पेमेंट किसको दे दे भाई? लायबिलिटीज दो हैं आपके पास, डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स। जो अदर क्रेडिटर, रॉ मटेरियल सप्लायर भी हो सकता है और किसी ने आपको उधार में कोई सामान दिया होगा, किसको दें बताओ? अरे बोलो तो सही। नहीं गलत बोल दो, कोई बात नहीं, गलत सही का फैसला तो बाद में होता है सर, बोलना तो डिवेंचर होल्डर। और बिल्कुल यही किया, और आप सही भी बोल रहे हो सर, पहली पेमेंट डिवेंचर होल्डर को ही होती है। इनको पेमेंट करने के बाद यदि पैसा बच जाता तो अदर क्रेडिटर को, और इनको भी फुल पेमेंट करने के बाद यदि पैसा बच जाता तो शेयर होल्डर। ये सीक्वेंस चलता है, इसको वाटरफॉल अरेंजमेंट बोलते हैं, 1 बाय 1 बाय 1 चलता है। बट यहां पर तो आपके हाथ में 40 लाख रुपए थे जो आपने डिवेंचर होल्डर को पे कर दी। जैसे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया, सर ये क्रेडिटर्स डिसएग्री, ये लोग कोर्ट में पहुंच गए। इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि जज साहब ये तो हमारे साथ अन्याय है। तो कोर्ट ने पूछा क्या हुआ, तो इन क्रेडिटर ने कहानी सुनाई कि जज साहब, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, एसेट्स को सेल करके जो पैसा रिसीव होता है उसकी पहली पेमेंट किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को ना, यानी डिवेंचर होल्डर भी तो क्रेडिटर हैं, उन्हीं को तो करते हैं। और यहां तो पहली पेमेंट इन्होंने अनिल को की है जो कि शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर को पेमेंट तो सबसे लास्ट में होती है, और इन्होंने सबसे पहले कर दी। तो लिक्विडेटर ने बोला कि जज साहब मानता हूं कि मैंने पहले पेमेंट अनिल को की है, बट मैंने अनिल को एज ए शेयर होल्डर नहीं की, क्योंकि डिवेंचर होल्डर भी तो अनिल है। मैंने अनिल को जो पहले पैसे दिए वो एज ए शेयर होल्डर नहीं दिए, एज ए डिवेंचर होल्डर दिए। सोचिए एक बार, अनिल की जगह डिवेंचर किसी और के पास होते तो भी तो पहले पैसा उसको मिलता। तब कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बिल्कुल सही किया लिक्विडेटर ने, क्योंकि कंपनी का मेंबर, कंपनी का क्रेडिटर भी हो सकता है, डिवेंचर होल्डर भी हो सकता है।
और उस वक्त जो उसको प्रायोरिटी मिल रही है ना, ये प्रायोरिटी उसको बीइंग ए शेयर होल्डर नहीं मिल रही, उसको ये प्रायोरिटी बीइंग ए डिवेंचर होल्डर मिल रही है। इसलिए यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया लिक्विडेटर ने टू डिवेंचर होल्डर, दिस इज करेक्ट, बिकॉज कंपनी का मेंबर अपनी ही कंपनी के साथ दूसरी रिलेशनशिप भी रख सकता है एज ए डिवेंचर होल्डर, एज ए क्रेडिटर, एज एन एम्प्लॉई, एज ए लेसर, एज ए कस्टमर, डेटर, अदर रिलेशनशिप भी कस्टमर रख सकती है, मेंबर अपनी कंपनी के साथ रख सकता है, क्योंकि कंपनी सेपरेट पर्सन है और मेंबर सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की खुद की अपनी पहचान है, कंपनी खुद एक पर्सन है और कंपनी अपने ही मेंबर से वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो किसी और के साथ कर सकती है। आप खुद से एग्जांपल लो एक बार, आज आप लोग सीए में इंटर में हो, आप अभी सीए में इंटर पास कर लोगे, फिर ट्रेनिंग करोगे, फिर सीए में फाइनल हो गया। इस बीच में मान लो आपके पास कुछ, जैसे ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे आपको ट्रेनिंग के दौरान, ठीक, आपने खर्चा कम किया और आपके हाथ में कुछ पैसे बच गए और आपने सेविंग करना स्टार्ट किया और उसको आपने इन्वेस्ट भी किया। आपने सर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर परचेज कर लिए। सर शेयर मार्केट तो जानते ही हो ना, कुछ पैसे बचे और आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के इक्विटी शेयर खरीद लिए। सर कभी एक कभी दो ऐसे करते करते आपने रिलायंस इंडस्ट्री के 2, 5, 8, 10 शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस के मालिक बन गए ना। देखो शेयर होल्डर मालिक होता है, ठीक है, अपने पास एक शेयर है तो एक शेयर के मालिक है, लेकिन मालिक तो है ही। मुकेश अंबानी जी के बराबर अपनी औकात नहीं है, लेकिन शेयर्स हैं सर, वी आर ओनर। अब कल यदि रिलायंस में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आई और जिसमें लिखा हो कि द कैंडिडेट मस्ट बी सीएमए पोस्ट अकाउंटेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो क्या? अरे आप तो उस कंपनी के मेंबर हो, क्या कंपनी का मेंबर कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है? बन सकता है सर, क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे कोई और भी तो इंटरव्यू दे सकता है, तो आप क्यों नहीं? सिर्फ मेंबर हो इस कारण आपको नहीं रोका जाएगा। मेंबर होना और कंपनी दोनों सेपरेट एंटिटी है। आप मेंबर होने के साथ साथ कंपनी के साथ दूसरी रिलेशनशिप भी रख सकते हो। मेंबर हो तो डिविडेंड मिलेगा, एम्प्लॉय बन जाओ सैलरी मिलेगी। और कितनी ऐसी कंपनीज है जो अपने इंप्लॉइज को ईएसओएस स्कीम के अंतर्गत शेयर्स नहीं देती मोटिवेट करने के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं देते, तो इंप्लॉय भी हैं और मेंबर भी बन सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लो आप, मान लीजिए आपकी अभी नई नई कंपनी स्टेब्लिश हुई है और आपका रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है, लेकिन आपको जयपुर में एक ब्रांच ऑफिस ओपन करना है, और जो कंपनी का एक शेयर होल्डर है उसका जयपुर में एक ऑफिस परचेज किया हुआ रखा है, तो कंपनी क्या अपने मेंबर से उसकी बिल्डिंग रेंट पे नहीं ले सकती? अरे किसी और से रेंट पे लोगे क्या? मेंबर की प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं ले सकते क्या? तो अब उस मेंबर का कंपनी के साथ कितने रिलेशनशिप हो गई? 1 एज ए मेंबर, सेकंड एज ए लैंडलॉर्ड। एज ए लैंडलॉर्ड आपको रेंट मिलेगा, एज ए मेंबर आपको डिविडेंड मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर इफ देयर इज प्रॉफिट। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। कंपनी का मेंबर अपनी कंपनी के साथ मेंबरशिप के अलावा दूसरी रिलेशनशिप भी रख सकता है। इसी फीचर को क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। एक एग्जांपल और समझाता हूं यार, ठीक है, मेरा मन कर रहा, नहीं तो आप उस टॉपिक को रट लोगे और फिर वो दोनों लाइन दोबारा आपको रीड आउट करा दो। लो को रटना नहीं, लो से इजी कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं। इस दुनिया में सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? लो। हो ही नहीं सकता, लो कभी टेक्निकल नहीं हो सकता, सबसे इजी रहता है, सबसे इजी रहता है। सर आपको एक कहानी और सुनाता हूं, ठीक है, वो एक अच्छी कहानी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सुनो। आप अनिल नाम के एक बंदे को जानते हो? ठीक है, एक अनिल नाम का बंदा है, ये जयपुर का रहने वाला है, ठीक है। वैसे तो अपना पूरा भारत बहुत अच्छा है, लेकिन जयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ घूमने आते हैं बाहर से। तो अनिल को लगा कि यार जयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं, तो क्यों ना मैं टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस कर लूं। तो इसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एबीसी टूर्स
एंड ट्रेवल्स। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कहीं पर तो मुझे माफ करना, इंग्लिश में मैं थोड़ा बीपीएल हूं। बीपीएल जानते हो? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है। अब बोलोगे सर आप ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम कितने मेंबर होंगे? 2। तो एक तो अनिल खुद ही बनेगा, 99% शेयर खुद ने लिए। फिर इसकी वाइफ ने बोला होगा मेरे नाम से कुछ नहीं, तो बोला मत घबराइए, ले 1% शेयर इसको दे दी, इतने में खुश। कंपनी स्टार्टेड, कंपनी ने 2 गाड़ी परचेज की, 2 कार परचेज की। देखो स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को खुद को संभालना पड़ता है, तो एक कार अनिल खुद ड्राइव करता है, एक साथ में एक साथी और अपॉइंट कर लिया, बिजनेस धीरे धीरे ग्रो किया, 2-5 गाड़ी और परचेज कर ली, बस परचेज कर ली, यानी अब बिजनेस ठीक ठाक लेवल पे आ गया। लेकिन सर अब इसको डर रहता है, किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ड्राइवर को कोई चोट लग गई, तो उनका हॉस्पिटल का खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा। और भगवान ना करे कोई इंप्लॉय की डेथ हो गई, तो गाड़ी चलाते टाइम कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो फैमिली को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इस कंपनी ने मान लेते हैं LIC से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली। सर ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है, एक तो था इंडिविजुअल सबका इंश्योरेंस कराओ, और एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। और कंपनीज क्या करते हैं, अपने इंप्लॉई के नाम से LIC से बात की कि हमारे 40 इंप्लॉई हैं, जिसमें ड्राइवर नॉन ड्राइवर सब आ गए, भगवान ना करे इनको कभी भी कुछ हो जाए तो कंपनी पर जो कंपनसेशन देने की लायबिलिटी आए वो आप देना, जो प्रीमियम बनता है वो कंपनी पे कर रही है LIC। तो एक तरह से इंप्लॉय का फ्री में इंश्योरेंस हो गया, और प्रीमियम कौन दे रही है? कंपनी। ये सब कुछ चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जिस गाड़ी को अनिल ड्राइव, क्योंकि अनिल भी तो एक इंप्लॉय की तरह, देखो अनिल शेयर होल्डर भी है लेकिन अनिल इंप्लॉय भी है, और जिस गाड़ी को अनिल ड्राइव कर रहा था भगवान ना करे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इसकी डेथ हो गई। जब इसकी वाइफ ने इस इंश्योरेंस कंपनी को कहा होगा कि देखो ये अनिल ABC टूर एंड ट्रेवल्स में इंप्लॉय थे, इनकी डेथ हो गई तो आप कंपनसेशन दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर होल्डर की लाइफ के लिए नहीं थी, इंप्लॉय की लाइफ के लिए थी। तो इनकी वाइफ को क्लेम नहीं मिला, तो वो कोर्ट में पहुंची, जज साहब को बताया कि जज साहब जो अनिल इस कंपनी के शेयर होल्डर थे तो वो इंप्लॉय भी तो थे, क्या शेयर होल्डर कंपनी के इंप्लॉय नहीं हो सकता क्या? माना कि उसके पास 99% शेयर्स, तो इसका मतलब जो कंपनी का प्रमोटर होगा वो घर पे ही बैठा रहे, कुछ काम करे ही ना, अपने आप चल पड़ती है कंपनी। अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में खुद के खून पसीने से सींचना पड़ता है, तब जाकर के बिजनेस आगे बढ़ता है साहब, और खुद के बिजनेस में शामिल होना पड़ता है। आज मुकेश अंबानी जी आराम से अपने घर पे बैठे रहेंगे तो क्या बिजनेस अपने आप चलता रहेगा? उनको भी साथ में मेहनत करनी पड़ती है सर। मेंबर होना अलग कैपेसिटी है और इंप्लॉय होना अलग कैपेसिटी है। तब कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दिया कि आप अनिल को कंपनसेशन एज ए मेंबर मान के क्यों दे रहे हो? वो इंप्लॉय भी तो था, और मेंबर कंपनी का इंप्लॉय नहीं बन सकता क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी सर, कोई और भी तो ड्राइवर बन सकता है, तो मेंबर का ड्राइवर बनने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए बीइंग ए मेंबर ही इज एन एम्प्लॉय ऑल्सो, और इंप्लॉय होने के नाते उसको ये कंपनसेशन, ये क्लेम मिलना चाहिए। ऐसे सर हजारों एग्जाम्पल हैं, और यही कंपनी की सबसे बेस्ट फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। कुछ लोग कंपनी बनाते इसलिए हैं, गलत करो कंपनी के नाम, जो भी केस होगा और कुछ होगा कंपनी पे होकर रह जाएगा, अपना खुद के नाम से अलग बिजनेस स्टार्ट कर ले। कौन जानता है इस कंपनी के पीछे कौन थे? कंपनी ABC मार्कर लिमिटेड के नाम से आप बिजनेस करो, लगे कि उस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम थोड़ा बहुत खराब होने लग गया, दूसरी कंपनी बना लो। एक मूवी देखना कॉर्पोरेट, पुरानी मूवी है थोड़ी सी,
होगी शायद 10-15 साल पुरानी तो होगी, ध्यान नहीं। सर इसमें एक कंपनी होती है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, अपनी कोका कोला का नाम सुना होगा। तो एक टाइम पर कोका कोला को बैन कर दिया था, उसी पर बनी थी ये मूवी। तो एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है। अब कोल्ड ड्रिंक्स में नो डाउट हेल्थ के इफेक्ट करने वाले केमिकल होते ही हैं, लेकिन एक उस क्वांटिटी में होते जो परमिटेड है। केमिकल तो है ही, लेकिन परमिटेड क्वांटिटी में। अब कई बार ऐसा होता है सर, इन लोगों को भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ओरिजिनल चीज कम, और हो सकता है केमिकल ज्यादा डाल दिए हो। नूडल्स पे नहीं हुआ था एक बार, नेस्ले की जो नूडल्स थी, मैगी, बाद में वो फिर ठीक है, वो होते नहीं, वो सब करवाए जाते हैं। अब ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी है, इससे एक एनजीओ है सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते ना कुछ लोग, उन्होंने इससे चंदे की मांग की होगी कि आप हमें कुछ डोनेशन दो। उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो इन लोगों ने मुहिम चलाना स्टार्ट कर दिया कि कोल्ड ड्रिंक से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, स्टॉप कोल्ड ड्रिंक। और इस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक में एक लिमिट से ज्यादा केमिकल है। को लेबोरेटरी वाले एक दो को पकड़ लो, जांच कहां होगी? लेबोरेटरी में होगी। उनसे एक दो झूठी रिपोर्ट बना करके वायरल कर दो। सर किसकी सेल्स कम हुई? इस कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी की। अरे हुई ना। तो धीरे 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 कंपनी की सेल्स कम। और ये सब किसके कहने से हुआ? एक कोई दूसरी और कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक बना रही थी, जिसकी कॉम्पिटिटर थी, उसने ही संजीव को फंडिंग की कि आप इनकी बिजनेस को डैमेज करो। कॉर्पोरेट की लड़ाई अलग लेवल पे होती है, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अब जब इसकी कम हुई तो इसकी सेल्स बढ़ गई। ये तो इकोनॉमिक्स है। लोग कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं छोड़ेंगे, 2-5 दिन के लिए होता है, बस उस प्रोडक्ट को बदल देंगे। मैगी नेस्ले की बंद हुई तो रामदेव बाबा ने निकाल दी, लेकिन लोगों ने मैगी खाना नहीं छोड़ा। कोल्ड ड्रिंक इस कंपनी की तो खराब थी, दूसरी कंपनी के नाम से अब उस कंपनी का बिजनेस हाइक हो गया। बाद में फिर धीरे 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 जब इस कंपनी की सेल्स डाउन हुई तो इन लोगों ने संजीव के साथ राजीनामा कर लिया कि हम आपको चंदा दे देंगे, आप ये एलिगेशन लगाना बंद कर दो। तो संजीव ने मान गई, लेकिन कंपनी बोली हमारे प्रोडक्ट का तो नाम बदनाम हो गया ना। उन्होंने बोला क्या बदनाम होगा? अभी तक आप ABC कोल्ड ड्रिंक के नाम से बेचते थे, अब आप BAC कोल्ड ड्रिंक बोल दो। अभी तक आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की डिजाइन जो थी, थोड़ा सा डिजाइन बदल दो। बाहर जो रैपर लगाते हैं बोतल के, वो अभी पिंक कलर का देते थे, आप अब उसको ऑरेंज कलर का दे दो। और हमारे देश में आमिर खान साहब, अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन जी, या दीपिका पादुकोण जी, कैटरीना कैफ जी, इनमें से 2-5 लोगों को पकड़ लो और ये एक घूंट पी लेंगे ना, फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक दुनिया पे नहीं लग जाएगी। तो पर्दे के पीछे कोई नहीं जानता, कंपनी का नाम अलग, ब्रांड नेम अलग सर। यही कॉर्पोरेट का बिजनेस है। इसलिए 2-5 एनजीओ बनाओ और समाज की सेवा करो। समाज की सेवा के लिए डोनेशन चाहिए तो लोगों से रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट नहीं माने तो फिर राजीनामा करो। समझ रहे हो ना? बट समाज की सेवा करो। तो ये थी कंपनी की पहली फीचर, जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरी फीचर है सर लिमिटेड लायबिलिटी। सर आपको ध्यान होगा पार्टनरशिप फर्म, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, यदि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो तो पार्टनरशिप फर्म को एसेट्स को सेल करेंगे, और पार्टनरशिप फर्म की एसेट सेल करने से जितना भी पैसा मिलेगा पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे कर दो। और यदि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी फिर भी बच जाए तो पर्सनल एसेट्स, यानी पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट्स में से देंगे ना। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? अनलिमिटेड। यदि फर्म की पूरी लायबिलिटी एसेट से पे नहीं हुई तो पार्टनर्स को अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी है, मैं ये नहीं बोला कि नहीं है, लेकिन लिमिटेड है सर। आप बोलोगे सर लिमिटेड, जितने शेयर खरीदोगे ना बस उतने ही पैसे देने आप। जैसे आपने कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए,
1000 शेयर परचेज किए और शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, यानी इश्यू प्राइस 10 रुपए रखा, तो आपको सिर्फ कितने रुपए देने हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी आप उस कंपनी को कितने रुपए दोगे? 10। अब बाद में चाहे वो कंपनी आगे इंसॉल्वेंसी में जाए, उस कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यदि शेयर्स पार्टली पेड अप हुए तो, जैसे आपकी सेकंड कॉल ड्यू है, सेकंड कॉल अभी कॉल नहीं की है, अकाउंट्स में पढ़ा था ना, कई बार कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे लेती, आपकी सेकंड कॉल अभी बाकी है, वो नहीं ली आपसे, हाँ तो वो तो ले सकते। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेंबर की लायबिलिटी होती ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, होती है। कितनी? लिमिटेड। लिमिटेड कितनी? तो जितने शेयर्स उन शेयर्स पर जो अनपेड अमाउंट, और इफ शेयर्स आर फुली पेड अप, नो कॉल इज ड्यू, नो लायबिलिटी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड। और इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप, देन एनी अमाउंट इज ड्यू ना, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, व्हाटएवर। तो कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा ले सकती है आपसे? जितनी कॉल ड्यू है, वो या तो कंपनी खुद ले ले, या जब वाइंडिंग अप में आएगी तो लिक्विडेटर ले लेगा। तो जिन कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, उस कंपनी के यदि आप मेंबर बनोगे तो शेयर खरीदने होंगे, तो जितने अमाउंट के शेयर खरीदोगे उतनी अमाउंट देगी, उतनी ही लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं। आइए पढ़ते हैं इस पॉइंट को कि कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, दो टाइप से लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स पहले पढ़ा देता हूं। तो लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक एग्जांपल दिया, जैसे शेयर्स का इश्यू प्राइस 10 रुपए है, 6 रुपीज आपने पे कर दिया, तो कितना बाकी है अभी? 4 रुपीज पर शेयर। तो जितने शेयर खरीदे हुए उतना पैसा आपसे अभी भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब बोलोगे सर ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स तो हमें समझ में आ गया, ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? हाँ सर, कुछ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती, वैसे तो मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इतना तो आप मानोगे ना, जब आप पार्टनरशिप फर्म यदि बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनती है, लेकिन जब आप कंपनी बनाते हैं तो दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और, तो जो मेमोरेंडम होती है ना, उसी में लिखी होती है लाइन कि हमारी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जितने शेयर खरीदेंगे उतने ही पैसे देंगे। और यदि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल नहीं होता। ऐसी कंपनी के मेंबर बनोगे तो गारंटी अमाउंट होती है, जैसे 10,000 रुपए कि हमारी कंपनी का मेंबर बनना है तो 10,000 रुपए की पर्ची कटेगी, और वो 10,000 रुपए आपको अभी नहीं देने, अभी तो मेंबर बन जाओ, अभी नहीं दे। गारंटी अमाउंट कभी भी मेंबर बनते टाइम नहीं देनी, जब कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 200 साल बाद, 2000 साल बाद, 20,000 साल बाद, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप, तब उस मेंबर से वो पैसा लिया। बोलोगे सर वो तब तक जीवित ना रहे तो वो तो उसकी फैमिली मेंबर बन जाएगी, आगे ट्रांसफर होती रहती है मेंबरशिप। तो गारंटी जो लिमिटेड कंपनी होती हैं उनमें शेयर कैपिटल नहीं होता, उनमें लायबिलिटी कितनी होगी? गारंटी अमाउंट जो कंपनी की मेमोरेंडम में लिखी होती, और वो भी कब देनी पड़ेगी? वाइंडिंग, उससे ज्यादा नहीं देनी, चाहे लायबिलिटी कितनी हो, कम हो, ज्यादा, उसी को फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उतनी अमाउंट। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वहां लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच अमाउंट जो कि मेंबर्स ने अंडरटेक यानी प्रोमिस किया है कि मैं कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करूंगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी। तो गारंटी अमाउंट वो अमाउंट है जो मेंबर बनते टाइम आपने एग्रीमेंट किया था कि मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं और मैं आपकी कंपनी में 20,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दूंगा जब वाइंडिंग अप में आए, तो मेंबर आप उसी दिन बन जाओगे। अब हर साल डिविडेंड लेते रहो, और वो 20,000 रुपए कब देने हैं जो गारंटी अमाउंट आपने प्रोमिस की है? वो जब कंपनी वाइंडिंग, जब तक वाइंडिंग अप नहीं तब तक आप मेंबर कंटिन्यू रहो। तो कंपनी के केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, शेयर कैपिटल वाली है तो शेयर कैपिटल तक, और गारंटी से है तो गारंटी अमाउंट। तो इन दो फीचर में कोई टॉपिक समझ में आया हो? कोई टॉपिक समझ में आया हो?
मान लें। तीसरी फीचर, सर ये अजर अमर होने की फीचर है। कंपनी की कभी डेथ नहीं होती। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कभी भी कंपनी की डेथ नहीं होगी। नहीं, देखो एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। तो मान लो 2 जनों ने मिलकर के कंपनी बनाई, 50-50% शेयर्स लिए, और दोनों एक ही गाड़ी से कहीं जा रहे थे, भगवान ना करे दोनों का एक्सीडेंट होगा और दोनों ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट भी उनके साथ ही थे, तो कंपनी खत्म। अरे 2 मेंबर थे, वही दोनों डायरेक्टर थे, वही इंप्लॉई थे, उनकी डेथ होगी तो कंपनी भी खत्म। सर कंपनी फिर भी खत्म नहीं है, कंपनी तो डॉक्यूमेंट में जिंदा है। मेंबर्स की डेथ हो सकती है। आज धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रिलायंस तो है ना। जो भी इस दुनिया में आया है ह्यूमन बीइंग, उसको जाना होगा, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई कंपनी, उसके आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसके मेंबर बन जाएंगे, उनकी फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसके मेंबर बन जाएंगे। टाटा ग्रुप 1905 या 6 में स्टेब्लिश हुआ था, अंग्रेजों के दौर का ग्रुप है। आज 2023, 100 साल से भी ज्यादा हो गए, 115-116 साल हो गई, लेकिन टाटा मोटर्स या जो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है कंटिन्यू है। शायद 3 पीढ़ियां चेंज हो गई, लेकिन मेंबरशिप ट्रांसफर, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉरएवर। मेंबर की डेथ होने से कंपनी की लाइफ पर कोई फर्क, यदि सारे मेंबर भी डेथ हो गई ना तो उनके उन मेंबर्स की जो फैमिली है वो मेंबर बन जाएगी, बट कंपनी चलती रहती, क्योंकि कंपनी सेपरेट पर्सन है। मेंबर की डेथ का, मेंबर के आने का जाने का कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, जो परमानेंट हो, परपेचुअल। और सक्सेशन यानी कि ये जो आपका उत्तराधिकार है ट्रांसफर होता रहेगा, ये लाइफ के जो राइट्स हैं चेंज होते रहेंगे। पढ़ते हैं कि कंपनी वंस इनकॉर्पोरेटेड नेवर डाइज। हाँ, आप उसको वाइंडिंग अप कर सकते हो लॉ के अकॉर्डिंग, एसेट सेल करो, लाइबिलिटीज को पेमेंट करो, फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, कोर्ट कंपनी को बंद कर सकता है, लेकिन खुद कंपनी की कभी भी डेथ नहीं होगी। एनी चेंज इन मेंबरशिप, कंपनी की मेंबरशिप में कोई चेंज हो गया, नए मेंबर बन गए, पुराने मेंबर हट गए, इससे कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी में कीप चेंजिंग। सर जो लिस्टेड कंपनी है उनके तो रोजाना सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं। आज जो मेंबर वो कल नहीं है, कल होंगे वो परसों नहीं होंगे, लोग शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं। तो मेंबरशिप कीप चेंजिंग, बट उससे कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, मेंबर की डेथ हो गई, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कोई एक्सपर्ट पर्सन थे, प्रोफेसर गोवर, इसके अकॉर्डिंग मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इस कंपनी के केस में तो यहां तक बोल दिया था कि यदि कंपनी के ऑफिस में हाइड्रोजन बॉम्ब भी गिरा दिया जाए, पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी की बिल्डिंग खत्म हो गई, कंपनी के डॉक्यूमेंट खत्म हो गए, जितने इंप्लॉई थे भगवान ना करे उनकी डेथ हो गई, डायरेक्टर की डेथ हो गई, मेंबर की, सब कुछ खत्म, लेकिन कंपनी फिर भी जिंदा है। आरओसी के रिकॉर्ड जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी वहां तो कंपनी तो है ही ना। कंपनी नेवर डाइज, कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड है। कंपनी की डेथ कब होगी? जब आप उस कंपनी को डिसॉल्व करो, उससे पहले कंपनी की डेथ नहीं होती। कोई टॉपिक समझ में आया? ये गलत फहमी है कि समझ में आ रहा है? जवाब तो दो, हाँ या ना में। समझ में नहीं आ रहा? देखो, ये गलत फहमी है कि समझ में आ रहा है? जवाब तो दो। कई बार कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे मैं मेरे गांव से अभी यहाँ गया, अब कई बार मेरे गांव में जो मेरे साथ पढ़ते थे वो पूछते हैं, बोले रविंदर चप्पल चोरी करनी छोड़ दी क्या? अब क्या जवाब दूं? अब बोलूं यस, इसका मतलब पहले करता था। अब बोलूं नो, मतलब अब भी कर रहा हूं।
चलो आज की इस कथा को मैं यही विराम देता हूं, ठीक है। कल इसको फिर अपना आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।